नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर्स जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से हम। चलिए, इसी के साथ हमारे साथ मुंबई से जुड़ गए हैं राहुल पुजारी। उनसे जानेंगे आज क्या कुछ खास है उनके शहर में और क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। राहुल। वंदे मातरम लक्ष्मी, मैं बता दूं कि मुंबई से जो बहुत बड़ी खबर जो आ रही है वो खसरा को लेकर, जिस तरह से मुंबई के पास धारावी एक श्रम इलाका है जो एशिया का बहुत बड़ा श्रम इलाका है। कल भी हमने अपने रिपोर्ट में बताया था, वहाँ 3000 बच्चे खसरा से ग्रस्त हो चुके हैं और करीब 9 बच्चों की जान गई। 1-2 बच्चों की संख्या आज और बढ़ गई है और खसरा की वजह से संख्या बढ़ती जा रही है। इतना विकराल रूप ले लिया है, जिस तरह से कोरोना काल में विकराल रूप लिया था, उसी तरह से ये अब ये खसरा धारावी में और मुंबई के आसपास जिलों में भी फैल गई है। थाने और भिवंडी में भी खसरा ने पैर पसार लिया है। और ये खसरा का जो कारण मेन बताया जाता है कि बच्चों को 2 साल में कोरोना काल में टीका नहीं लगने के कारण ये खसरा की बीमारी फैली है। अगर टीका लगा होता तो शायद खसरा इतना पैर नहीं पसारता और कम संख्या में होती। लेकिन प्रशासन का सरदर्द हो चुका है, प्रशासन पूरी तरह से लगी हुई है, समाज सेवी संस्थाएं लगी हैं और भी काफी जो समाज के और आसपास के लोग हैं खसरा को रोकने में लगे हुए हैं। और टेस्टिंग, हर घर घर टेस्टिंग की जा रही है। जिस तरह से कोरोना काल में टेस्टिंग की जा रही थी, उसी तरह से टेस्टिंग की जा रही है। और बहुत बड़ा विकराल, बच्चों की जान बहुत खतरे में पड़ गई है। आसपास के जिलों में भी खसरा फैलता जा रहा है। ऐसा खसरा पहले यूपी में गोरखपुर में देखा जाता था, जो काले बुखार के नाम से जाना जाता था। वहाँ काफी बच्चे हर साल मरते थे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के आने के बाद ये खतरा कम हो गया था। लेकिन ये वहां से अब मुंबई की तरफ रुख कर गया है। अब मुंबई के हर जगह मुंबई में खसरा फैला हुआ, बच्चों की, छोटे नौनिहालों की जान खतरे में। दूसरी बड़ी खबर सद्दा मर्डर केस को लेकर है। सद्दा की, जिस तरह से सद्दा मर्डर केस के पीछे नेटवर्क टीम की पूरी टीम लगी हुई थी, उसका नया अपडेट जो आया है, दिल्ली पुलिस मुंबई की तरफ रुक की है और सद्दा के वहां जहां पे सद्दा ने रिपोर्ट लिखवाई थी बसई में, वहां पे जाके जांच की है। बसई में सद्दा ने 20 मई को रिपोर्ट लिखवाई थी। उसमें कहा था कि आफ्ताब जान से मारने की कोशिश कर सकता है और आए दिन धमकी देता है। और रिपोर्ट में ये भी कहा था सद्दा ने अपने रिपोर्ट में कि आए दिन वो मारपीट हमसे किया करता है। और उसके माँ बाप को भी उसने बताया था, आफ्ताब के माँ बाप को। आफ्ताब के माँ बाप आया करते थे उनके पास, लिविंग रिलेशनशिप में जब रहती थी तो वो उनके पास आया करते थे और काफी उनको समझा बुझा के फिर उसको मतलब बसई थाना से उनका एप्लीकेशन विड्रॉ करवा दिया और कहा कि कोई ऐसी केस नहीं है। लेकिन अभी जांच में, और ये राजनीतिक रंग पकड़ चुका है सद्दा मर्डर केस। जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने कल बोला कि महाअघाड़ी सरकार में 20 मई को 2020 को ये रिपोर्ट दर्ज की गई थी, अगर इसको सही से जांच की जाती तो ये सद्दा की मृत्यु नहीं होती और सद्दा बच जाती। और राजनीतिक रंग पूरी तरह से पकड़ चुका है। और सद्दा मर्डर केस में, जैसा कि अपडेट बता दूं कि आज आफ्ताब पूनावाले का पोर्नोग्राफिक टेस्ट भी होने वाला है। जिस तरह से कल टेस्ट नहीं हुआ था, उसका बुखार होने के कारण टेस्ट नहीं हुआ था। तीसरी बड़ी खबर जो आ रही है फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, अन्नू कपूर के संग चीटिंग हो गई। अन्नू कपूर की केवाईसी मांगने के रूप में 3 से 4 लाख रुपए का ठग कर लिया गया केवाईसी के रूप में। बरसुआ थाना क्षेत्र में उसको 2 लोगों को पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज की गई है और अन्नू कपूर के संग 3 से 4 लाख रुपए केवाईसी के रूप में ठग लिया गया। चौथी जो बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के जालना से आ रही है, जालना जिले से आ रही है, जहां पे 15 किलो हीरोइन पकड़ी गई है, जिसकी बाजार की कीमत जो बताई जा रही है 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। और 2-3 लोग हिरासत में लिए गए हैं। और पांचवी जो बड़ी खबर जो आ रही है, कुछ दिन पहले मैं बता दूं लक्ष्मी कि यहाँ पे पुणे हाईवे पे एक्सीडेंट हुए थे। 48 गाड़ी आपस में भिड़ गई थी एक ट्रक की वजह से, ब्रेक फेल होने की वजह से। उसमें 6 लोग घायल हुए थे और 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। लक्ष्मी। श्री राहुल, आप बने रहे हमारे साथ और बाकी रिपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से भी जुड़े हुए हैं, चंडीगढ़ से भी। चंडीगढ़ से रुख करेंगे। ईशा, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं। बिल्कुल लक्ष्मी, देखिए जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जिस तरीके से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ एनआईए की तरफ से यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था और स्पेशल एनआईए कोर्ट में उसे अभी ही पेश किया गया है। ऐसे में 10 दिन की यहाँ पर रिमांड मिली है एनआईए को और थोड़ी ही देर में मेडिकल करवाया जाएगा लॉरेंस बिश्नोई का और सीधा बठिंडा से ले जाया जाएगा दिल्ली और दिल्ली में पूछताछ की जाएगी एनआईए की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की यहाँ पर हत्या की गई और जो कनेक्शन है वो आतंकियों से मिले हैं यहाँ पर और कहीं ना कहीं मास्टरमाइंड बताया जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई। तो ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई की अगर बात करें
एनआईए ने अपनी कस्टडी में ले लिया है और 10 दिन की यहाँ पर रिमांड भी मिल चुकी है और सीधा भटिंडा से ले जाया जाएगा दिल्ली और दिल्ली में वहां पर पूछताछ की जाएगी। अगर हम एनआईए की बात करें तो उनकी रडार में और भी गैंगस्टर हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो बीते 8 महीनों के भीतर जो आतंकवादी गतिविधियां हैं काफी तेजी से बढ़ी हैं और इसके अलावा गैंगस्टर की जो गतिविधियां हैं और यहाँ पर एनआईए को ये पुख्ता और ठोस सबूत मिले हैं कि जो गैंगस्टर हैं जिनकी एक्टिविटीज भी यहाँ पर बढ़ी हुई है उनके कनेक्शन कहीं ना कहीं आतंकवादियों के साथ भी है। तो इस पूरे मामले की तफ्तीश की जाएगी और यहाँ पर देखना भी होगा कि कितनी जल्दी मेडिकल किया जाता है और कितनी सुरक्षा के बीच में यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई को भटिंडा से सीधे दिल्ली ले जाया जाता है, क्योंकि बहुत ही हाई प्रोफाइल ये मामला है। अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई की, पहले वो तिहाड़ जेल में ही बंद था, लेकिन जेल के भीतर से ही उसने कई साजिशें रची है और जिस तरीके से सिद्धू मूसेवाला की यहाँ पर हत्या हुई उसमें भी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई को बताया गया है और उसने कहीं ना कहीं कबूला भी है सोशल मीडिया के जरिए। तो ऐसे में जो पंजाब पुलिस है तिहाड़ जेल से सीधा ट्रांजिट रिमांड पर उसे पंजाब लेकर आई थी, लेकिन ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से यहाँ पर की गई है। यूएपीए के तहत आतंकी कनेक्शन को लेकर जो लॉरेंस बिश्नोई है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और यहाँ पर 10 दिन की रिमांड भी एनआईए को मिल चुकी है और कस्टडी में रहेगा, एनआईए की कस्टडी में रहेगा अब लॉरेंस बिश्नोई। और यहाँ पर देखना होगा कि और किस किस गैंगस्टर के नाम है वो सामने आते हैं, क्योंकि ज्यादातर अगर हम गैंगस्टर की बात करें वो पंजाब की जेल में बंद है और जेलों के भीतर से ही ये जो बड़ी आपराधिक गतिविधियां हैं उसे अंजाम देते हैं। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी कार्रवाई कह सकते हैं एनआईए की तरफ से यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अगर हम राजनीतिक खबरों की बात करें तो आज शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की तरफ से पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेताओं की यहाँ पर बैठक बुलाई गई है, क्योंकि हरियाणा सरकार की तरफ से लगातार मांग की जा रही है चंडीगढ़ प्रशासन से भी कि जो जमीन देने की बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से की गई थी कि विधानसभा के लिए अलग से जमीन आवंटित चंडीगढ़ में की जाएगी हरियाणा सरकार को, ताकि हरियाणा विधानसभा का परिसर का निर्माण किया जा सके। उसके खिलाफत में आज अकाली दल एकजुट हुआ है। 2 बजे बैठक होगी, उसमें रणनीति तय की जाएगी कि आगे किस तरीके से इसका विरोध करना है, क्योंकि अगर हम बात करें हरियाणा में बीजेपी जेजेपी का गठबंधन है और उनकी सरकार है, लेकिन पंजाब की भाजपा इकाई की बात करें तो उन्होंने भी इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि चंडीगढ़ में अगर किसी का अधिकार है सबसे ज्यादा तो वो पंजाब का है। ऐसे में चंडीगढ़ में हरियाणा को एक भी जमीन नहीं दी जाएगी, 1 इंच जमीन हरियाणा को नहीं दी जाएगी। तो ऐसे में बहरहाल देखना होगा कि जिस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ पंजाब हरियाणा इस वक्त आमने सामने है, क्या जमीन अलॉट भी की जाती है या नहीं की जाती है। और इसके अलावा देखिए जिस तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा रहा इस चुनाव में और गुजरात में भी चुनाव है। ऐसे में ओल्ड पेंशन स्कीम को भी बुलाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। उसी के मद्देनजर पंजाब की मान सरकार की तरफ से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है, लेकिन उसके खिलाफ ही कर्मचारी एकजुट हो चुके हैं और मान सरकार के खिलाफ आज 1:30 बजे हल्ला बोला जाएगा। चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में जितने भी कर्मचारी है वो अधिसूचना जो जारी की है पंजाब सरकार ने उसकी कॉपी को यहाँ पर जलाएंगे और उसका विरोध किया जा रहा है कि जिस तरीके की मांग ओल्ड पेंशन स्कीम में उनकी थी उस तरीके की मांग नहीं मानी गई है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि जहां मान सरकार अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश कर रही थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पंजाब में बहाल कर दी गई है, तो ऐसे में देखना होगा कि जो कर्मचारी है उनके प्रदर्शन ने किस तरीके से मान सरकार की सिरदर्दी बढ़ा दी है। तो ये तमाम वो खबरें हैं लक्ष्मी जिस पर आज नजर रहने वाली है। जी चलिए आप बने रहे हमारे साथ। लखनऊ से जुड़े हुए हमारे साथ देवेंद्र प्रताप सिंह। देवेंद्र, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? अगर बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा खास है मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा मीडिया की नजरें रहती है कि आखिर मुख्यमंत्री का आज क्या कदम है, मुख्यमंत्री क्या करने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री का नया एक्शन क्या होगा। तो वही अगर बात करें हम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लगभग झांसी और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। तो वही बता दें कि रानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज झांसी में ये विकास परियोजना का और साथ ही शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद कार्यक्रम के बाद वहाँ प्रबुद्ध जन सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद ये झांसी से एक कार्यक्रम करने के बाद सीधे प्रयागराज के लिए रवाना हो जाएंगे।
बताया जाता है कि प्रयागराज में परेड ग्राउंड में एक कार्यक्रम को वहां भी जनप्रतिनिधियों के साथ संबोधन करेंगे और वहां पे एक कार्यक्रम में भी इसमें विकास परियोजनाओं को शिलान्यास भी अवलोकन करेंगे। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया जा रहा है वो है कुंभ मेले को लेकर। वहीं प्रयागराज में ही सारा कार्यक्रम खत्म करने के बाद ठीक 4 बजे करीब मुख्यमंत्री एक अहम समीक्षा बैठक करेंगे। बैठक में कुंभ मेला और माघ मेले को लेकर बैठक करेंगे। बैठक में इलाहाबाद के सारे अधिकारी, यहाँ तक कि पुलिस आला अधिकारी भी वहाँ उपस्थित होंगे, क्योंकि इलाहाबाद के लिए मेला जो कुंभ मेला है, माघ मेला, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसमें हजारों नहीं लाखों करोड़ों की संख्या में लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। इस तरीके से वहाँ पर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, कोई अफरा तफरी ना हो, जिसको लेकर मुख्यमंत्री एक समीक्षा करेंगे, बैठक करेंगे और बैठक में फैसला लिया जाएगा कि किस तरह की हम रणनीति वहाँ पे अपनाएं। इसके बाद एक सबसे बड़ा जो खबर सामने आ रही है वो आ रही है नगर निकाय चुनाव में। अभी तक चुनाव आयोग ने लगभग 18 मान्यता प्राप्त दलों के जो चिन्ह हैं उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है। यानी 18 ऐसे दल हैं जिनकी अभी तक फाइनल हो गए हैं कि 18 दल के जो चुनाव चिन्ह हैं उन्हें हम इस उपयोग कर सकते हैं। इसके अगले और भी लिस्ट जारी होने वाली है जिसमें कि और भी जो चुनाव चिन्ह है वो जारी कर सकते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी अगर बात करें, आम आदमी पार्टी लगातार लखनऊ में फिलहाल अभी निशाना बनाए हुए है। लखनऊ में हर जिलों में, हर वार्डों में और हर विधानसभा में एक रैली निकाल रहे हैं जिसमें कि वो अपने अपील कर रहे हैं लोगों से कि आम आदमी पार्टी को ही वोट दें। बीजेपी ने जो करना था वो कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में अपना काम कर रही है, ठीक उसी तरीके से वो यहाँ लखनऊ और यूपी में भी काम करना चाहती है। इसको लेकर वो अपील कर रहे हैं वोट के लिए। वहीं से बात करें कि डेंगू के लेकर, डेंगू सबसे बड़ा मुद्दा अभी भी लखनऊ में बना हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है, ना ही कम हो रहा है। इसमें लगातार सरकार स्वास्थ्य विभाग से टीम बैठक कर रही है। वहीं उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, स्वास्थ्य विभाग इन्हीं के अंडर में आता है। ये लगातार इनका नियम बन गया है, प्रति शाम की वक्त यह स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और छिड़काव के अलावा और क्या कुछ हम कर सकते हैं डेंगू की रोकथाम के लिए, इसको लेकर काफी अहम बैठक और समीक्षा की जा रही है। वहीं पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद वो भी लगातार भ्रमण में लगे हुए हैं। उनका जो 15 तारीख एक डेट निर्धारित की गई थी कि गड्ढा मुक्त सड़कों को लेकर तारीख भी बढ़ा दी गई है, लेकिन उनका अधिकारियों से लगातार बैठकें हो रही हैं। अधिकारियों से उनका सीधा सीधा संबंध है और अधिकारी लगातार अधिकारियों को वो आदेश दे रहे हैं कि अगर हम उन सड़कों को, हम ये नहीं कहते कि 100% सड़कें सही हो जाएंगी, लेकिन जहां से ज्यादा लोगों का आवागमन है, गाड़ियों का आवागमन है, उन सड़कों को प्राथमिकता लेकर सबसे पहले वो सड़कें पूरी तरह से दुरुस्त की जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वो भी लगातार बैठक में शामिल हो रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ वापस अगर लखनऊ में आते हैं तो यहाँ पे कल एक बहुत अच्छा खूबसूरत नजारा दिखाया गया था। लोक भवन मुख्यमंत्री का आवास को कार्यालय है, जहां मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री संबंधित जितने भी अधिकारी सब वहीं बैठते हैं। उसको बड़े खूबसूरत सुंदर लाइटों से सजाया गया था और जो लाइटों की जो एक जैसे प्रदर्शनी लगाई गई थी, यानी मुश्किल से 2 मिनट का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसको पूरी लखनऊ की जनता ने देखा था। इतना खूबसूरत लोक भवन दिखाया गया था लाइटों के माध्यम से, जिसे देखने के लिए लोग सड़कों पर लाखों की संख्या में अचानक लोग भीड़ इकट्ठी हो गई। लखनऊ का फिलहाल अभी यही चल रहा है। चलिए देवेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ, रिपोर्टर्स लाइव में हमारे साथ रिपोर्टर्स बने हुए हैं। चलिए रुक करेंगे, जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजहर हुसैन। अजहर, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? जी लक्ष्मी, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण और अहम खबर और की बात करें, वो इस तरीके से है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी SI ने आज सुबह जो है कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों का जो है टेरर फंडिंग केसेस को लेके छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी है। इसमें सोपोर, बांडीपोरा, शोपियान, अनंतनाग और पुलवामा और श्रीनगर में भी कई एक जगहों पे जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई। जाहिर सी बात है कि शोपियान के एक इलाके से जो DDC मेंबर है उसके घर पे भी जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी गई है और जो ये DDC मेंबर है इसका नाम यास्मीना बताया जाता है और ये अपनी पार्टी जो रिसेंटली क्रिएटेड पार्टी हुई है उनके साथ वाबस्ता है और इनके घर से भी जो है छापामार कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। फिलहाल अभी जो है कार्रवाई अंजाम दी जा रही है, मज़ीद तफसीलात का इंतजार है और ये दिन भर जो है आज खबर रहने वाली है। दूसरी खबर की अगर हम बात करें, जिस तरीके से जो DIG साउथ कश्मीर है उन्होंने कहा कि जो कश्मीर में, जो साउथ कश्मीर में अभी जो ग्राफ है, मिलिटेंसी का ग्राफ है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है और बहुत ही कम संख्या में जो मिलिटेंट है वो अभी एक्टिव है और इनके खिलाफ जो है लगातार नकेल कसी जा रही है ताकि इस मिलिटेंसी को जो जड़ से उखाड़ फेंकने में कामयाब हो जाएं। तो तीसरी खबर की अगर हम बात करें वो जम्मू से आ रही है। जम्मू के बजाल्टा रेलवे स्टेशन पे एक दिलदोज हादसा पेश आया।
वो इस तरीके से कि सुबह सवेरे जो बच्चे हैं, 3 कमसिन बच्चे, जिसमें से एक की उम्र जो थी 6 साल, दूसरा 12 साल और तीसरे की जो उम्र थी वो 11 साल थी। वो रेलवे ट्रैक का जो पुल है उस पे चल रहे थे और अचानक वो वहां से गिर के नीचे गिर गए, जिसके बाद में जो पुलिस प्रशासन और जो लोकल्स की मदद से उनको जीएमसी जम्मू पहुंचाया गया। ताहम 2 की जो हालत है बेहतर बताई जाती है, लेकिन इस हादसे के दौरान आलिया फातिमा नामी जो 11 साल की बच्ची थी, उसकी जो है डेथ वाक़ा पेश आई है। तो इस इलाके से इस हादसे के बाद में इस इलाके में काफ़ी कोहराम मचा हुआ है। तीसरी खबर की अगर हम बात करें मौसम के हवाले से, मौसम में जिस तरीके से अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, सुबह और शाम को और रात में काफ़ी जो है दर्जे हरारत में कमी जो है दिखाई दे रहा है। अगर हम द्रास एरिया की बात करें, द्रास में आज जो रिकॉर्ड किया गया रात का जो टेम्परेचर था -13.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसी तरीके से अगर हम पहलगाम की बात करें, पहलगाम में -4.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरीके से अगर हम श्रीनगर की बात करें, श्रीनगर में -3.5 डिग्री जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। तो कहीं ना कहीं जो है टेम्परेचर में काफी गिरावट जो है पेश नजर आ रही है। और इस तरीके से जो मौसम विभाग का भी मानना है कि अगले कुछ एक दिनों में जो है मौसम हालांकि दिन में खुश्क रहने का इम्कान है, लेकिन रात में जो है सर्दी बढ़ सकती है। और इसी तरीके से अगर हम एक और खबर की बात करें, वो इस तरीके से कि बिजली के हवाले से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने ऐलान किया था कि बिजली के जो फीस है उसमें इजाफा किया जाएगा, इसमें जो है सियासी गलियारों में काफी हलचल मची हुई है। चाहे अपनी पार्टी की ओर से बात करें, सीपीआईएम की ओर से बात करें या नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से बात करें, हर एक जो है सियासी गलियारों में यही बात छाई हुई है कि फीस का इजाफा न किया जाए, क्योंकि यहाँ पे जो एरियाज है, खासकर जो अपर एरियाज है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं और उनको जो बिजली है एक तो सर्दियों में ना के बराबर होती है, कटौती होती है, और ऊपर से जो इजाफा है ये उनके लिए बोझ है। उन्होंने भी जो है प्रशासन से जो रिक्वेस्ट किया है कि उनके जो उन्होंने फैसला लिया है कि बिजली का फीस जो है इजाफा हो जाएगा, उसमें जो है कमी किया जाए। बिल्कुल अजहर, आप बने रहे हमारे साथ। और भी जुड़ गए हैं रिपोर्टर्स देहरादून से भी और रांची से भी। रुक करेंगे देहरादून से, ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं। ज्ञानेंद्र, आप बताएं आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? देखिए, मसूरी में चिंतन शिविर का आयोजन सरकार की तरफ से किया गया है। आज तीसरा दिन है और आखिरी दिन है। ऐसे में देखा जाए तो सुबह के वक्त जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगा करते हुए अधिकारियों के साथ नजर आए, और ख़ास तौर पे देखा जाए तो 2 दिनों तक जो मंथन हुआ है नए रोड मैप का, 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है राज्य का, और ऐसे में लगातार जो मंथन के जरिए ये कोशिश की जा रही है कि 2025 तक उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है उसे कैसे मजबूत किया जाए। और ऐसे में मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ आज भी वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। खासतौर पे देखा जाए ये कोशिश है कि जो अधिकारियों विभागों की जो कार्य प्रणाली है उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए। मुख्यमंत्री लगातार जो ये मंत्र हैं अधिकारियों को देते हुए नजर भी आए हैं 2 दिनों तक, आज तीसरा दिन है। साफ तौर पे ये कहा गया है मुख्यमंत्री की तरफ से कि जो अधिकारी हैं 10 और 5 के जो काम की ड्यूटी है उससे बाहर आएँ और ऐसे में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसे बेहतर करें। खासतौर पे देखा जाए विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर साफ तौर पे मुख्यमंत्री लगातार अधिकारियों को इस चिंतन शिविर के माध्यम से जो संदेश है वो देने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए 2 दिनों तक तमाम विषयों पे चर्चाएं भी हुई हैं। खासतौर पे उत्तराखंड पर्यटन और तीर्थाटन का क्षेत्र माना जाता है और ऐसे में इसकी आर्थिकी और बेहतर की जाए इस लिए ये मंथन भी किया जा रहा है। इसके अलावा उत्तराखंड में और भी उद्योग और ऐसी चीज़ों को विकसित किया जाए जिससे कि यहाँ पे पलायन रोका जा सके और यहाँ के लोगों की जो आय है उसे बढ़ाया जा सके। 2025 का जो लक्ष्य रखा गया है राज्य के अंदर, इसी को लेके जो मंथन है वो अधिकारियों के साथ किया जा रहा है और आज भी ये मंथन मसूरी में जारी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज कांग्रेस की तरफ से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मेहरा, उनकी तरफ से 3 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। साफ तौर पे देखा जाए तो 29 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र है और ऐसे में उसके ठीक पहले जिस तरीके से जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, तमाम ऐसे विषय उसमें रहेंगे जिसको लेके सरकार पे निशाना साध सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो करण मेहरा का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सरकार ने मदरसों में ड्रेस कोड को कहीं ना कहीं सहमति दी है और ऐसे में अब जो मदरसे हैं नया जो शैक्षिक सत्र होगा मदरसों का
उसमें अब ड्रेस कोड लागू किया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से इसकी सहमति मुख्यमंत्री की तरफ से मिल गई है और उत्तर प्रदेश की तर्ज में उत्तराखंड के अंदर जो मदरसे हैं उनको मॉडल के तौर पे विकसित किया जा रहा है, मॉडलाइज किया जा रहा है और ऐसे में प्रथम चरण में 7 मदरसों का चयन किया जाएगा और उसके बाद उसको मॉडलाइज करने का जो काम है वो किया जाएगा। और बिल्कुल ज्ञानेंद्र, आप बने रहे हमारे साथ। रांची से हमारे साथ जुड़े हुए सुबोध गुप्ता, उनकी तरफ रुख करना चाहेंगे। सुबोध, आप बताएं, आपके शहर में क्या कुछ खास है, क्या कुछ अहम जानकारियां हैं? देखिए, झारखंड राज्य के लिए एक बार फिर गौरव की बात है कि झारखंड की 4 खिलाड़ियों को भारतीय महिला हॉकी टीम में चयन किया गया है। 27 नवंबर से आयोजित होने वाले FIH महिला हॉकी राष्ट्रीय खेल और अंतर्राष्ट्रीय खेल में झारखंड के 4 खिलाड़ी खेलेंगे, जिसमें प्रमुख रूप से निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग खेलेंगे। यह चारों जो झारखंड की बेटियां हैं आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और बड़ी गौरव की बात है कि यह झारखंड की चारों आदिवासी बेटी राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी बने हैं और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में खेलेंगे। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इन चारों खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बधाई दिया है। वही दूसरी खबर है, राज्यपाल रमेश बैस जो कुलाधिपति भी हैं, झारखंड विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं, उन्होंने 109 करोड़ रुपए के हेरा फेरी के लिए रांची विश्वविद्यालय को जांच आदेश लिखा है और उन्हें 15 दिनों के भीतर दोषी कर्मचारियों को स्पष्टीकरण की मांग की है। अगर 15 दिनों के भीतर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं तो अग्रिम कार्रवाई की बात राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है। वही झारखंड में नगर निकाय चुनाव टलने की संभावना बताई जा रही है, क्योंकि जो PSC की बैठक कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उसमें आरक्षण का कुछ मामला चल रहा था। यह मामला ये है कि जो आदिवासी सीट है जो आदिम जनजाति के नाम से इस बार फिर मेयर पद के लिए अलॉट कर दिए गए हैं, उनमें कुछ कम प्रतिशत आदिवासियों के होते हुए भी सीट को अनारक्षित कर दिया गया है, जिसके कारण यह मुद्दा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। चलिए सुबोध, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़े और आपने सभी संवाददाताओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हम जुड़े और देश दुनिया की तमाम खबरों को दर्शकों को बताया। चलिए, रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।